गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश राय, टेक्निकल ट्रेनर, सिस्टर गांधीनगर भोपाल। आज का टॉपिक है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म इन C++। तो आज मैं आपको बताऊंगी पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ये एक UPS का कॉन्सेप्ट होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब किसी भी चीज़ का एक या एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट होने क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। अगर रियल लाइफ की बात करें तो आप अपने आप में क्या हो, एक पॉलीमॉर्फिज्म हो। वैसे कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप पॉलीमॉर्फिज्म, ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे आप हो, आप ही क्या कर रहे हो, आपके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। मतलब आपका बिहेवियर जो है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग चेंज हो रहा है। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए आप मेरे सामने प्रेजेंट हो, तो आप मेरे लिए क्या हो, एक स्टूडेंट हो। तो आप मेरे से किस तरीके का बिहेवियर रिप्रेजेंट करोगे, अपना स्टूडेंट एंड टीचर। मतलब आप स्टूडेंट का बिहेवियर रिप्रेजेंट करोगे। अगर आप आपके दोस्त के साथ में रहते हो तो उसके साथ आपका बिहेवियर कुछ और हो जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स के सामने हो आप, तो वहाँ पर आपका बिहेवियर कुछ और हो जाएगा। अगर आप किसी शॉप पर जाते हो तो वहाँ पर आपका बिहेवियर कुछ और हो जाता है। मतलब आप एक पर्टिकुलर, मतलब आप ही हो, लेकिन आप अलग अलग जगह पे क्या कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हो। मतलब द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, किसी भी चीज का एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट होने क्या कहलाता है, हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पर कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन C++, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो आइए अपन देखते हैं यहाँ पर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये आप देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि आप ढेर सारी बुक्स वगैरह पढ़ते हो, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखते हो, वो सीधा एक ही कॉन्सेप्ट ला के रख देते हैं, ओवरलोडिंग इज द स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप देखिए इसकी वेल डेफिनेशन, selecting the appropriate executable function at compile time by compiler according to given parameters is called compile time polymorphism, early binding, static linking and static polymorphism। मतलब select the appropriate executable function according to given parameters, मतलब जो आप पैरामीटर पास करोगे ना, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपका कंपाइलर क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा कि कौन सा फंक्शन हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाला है या कौन सा फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा। इन C++ we can achieve the static polymorphism by overloading concept। आप किससे अचीव करोगे इसको, ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट से अचीव करोगे। इन C++ we can overload functions, member functions, constructors and ऑपरेटर्स। अब आपने पढ़ाई होगा, फंक्शंस एंड मेंबर फंक्शन दोनों अलग अलग होते हैं। वो फंक्शन जो क्लास के बाद डिफाइन किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपन मेंबर फंक्शन बोलते हैं। और जो क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, यहाँ पर मेंबर फंक्शन बोला जाता है। मतलब क्लास के बाद जो फंक्शन है उनको क्या बोलते हैं, अपन फंक्शन बोलते हैं, और जो क्लास के अंदर है उनको क्या बोलते हैं, अपन यहाँ पर मेंबर फंक्शन बोलते हैं। अब मेंबर फंक्शन जो आपने पढ़े होंगे, आपने इनलाइन मेंबर फंक्शन और आउटलाइन मेंबर फंक्शन। मतलब वो फंक्शन जो क्लास के अंदर ही डिफाइन किए जाते हैं उनको बोला जाता है इनलाइन मेंबर फंक्शन। और वो मेंबर फंक्शन जो क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं लेकिन क्लास के बाद डिफाइन किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, आउटलाइन मेंबर फंक्शन बोला जाता है। तो देखिए अपन यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग, तो आपका मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग सेम टू सेम होता है, बस कॉल करने का जो तरीका होता है ना वो अलग होता है। मतलब मेंबर जो फंक्शन होगा उसको आप ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल करोगे, और जो आपका नॉन मेंबर फंक्शन होगा उसको आप विदाउट एनी रेफरेंस कॉल करोगे। तो अभी अपन देख रहे हैं क्या यहाँ पर, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो देखिए अपन यहाँ पर क्या इसकी डेफिनेशन, डिफाइन अ फंक्शन मोर देन वन टाइम्स विद इन अ प्रोग्राम विथ सेम नेम but different number of parameters, type of parameters and order of parameters। मतलब एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही फंक्शन को एक से अधिक बार डिफाइन करना। बस शर्त क्या रहेगी उसमें, फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए लेकिन उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, टाइप ऑफ पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट होना चाहिए। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग with examples। स्टार्ट कर लीजिए आप टर्बो C++, मैं टर्बो C से ही बता रहा हूँ आपको। चलो ठीक है, अपन ने यहाँ पर एक नया प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले इंक्लूड करेंगे अपन यहाँ पर हेडर फाइल्स, तो हैश इंक्लूड iostream
डॉट एज, इसके बाद में कोनियो को इंक्लूड करेंगे अपन, इंक्लूड कोनियो डॉट एज। फिर अपन यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे void m1। ये कैसा फंक्शन है हमारा, प्रिंट कराएंगे सी आउट, यहाँ पर np मतलब 9 पैरामीटर्स, endl। फिर इसी फंक्शन को मुझे ओवरलोड करना है m1, इसमें क्या लिखा अपन ने x, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सी आउट 1 पैरामीटर endl। मतलब अपन ने एक फंक्शन बनाया m1 और इस है ना, पहला जो m1 फंक्शन बनाया अपन ने, इसमें 9 पैरामीटर, मतलब ये कोई पैरामीटर्स अपन ने यहाँ पर डिफाइन नहीं किए। फिर अपन ने एक और फंक्शन बनाया यहाँ पर m1, मतलब नाम तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या हुए इसमें अलग हो गए। इसमें कितने पैरामीटर्स दिए अपन ने यहाँ पर 1 पैरामीटर दिया, इसलिए इसको ओपी नाम दिया, मतलब 1 पैरामीटर। फिर इसको फिर से मैंने ओवरलोड किया यहाँ पर, तो ये कितने पैरामीटराइज फंक्शन हो गया हमारे यहाँ पर, ये 2 पैरामीटराइज फंक्शन हो गया। आउट टीपी मतलब 2 पैरामीटर्स endl, ठीक है ना। अब इन फंक्शंस को अपन कॉल करके देखें, यहाँ पर void main फंक्शन बनाए मैंने यहाँ पर void main। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर करूँगा CLR फंक्शन से, स्क्रीन को कुछ देर के लिए होल्ड करके रखूँगा। तो इनपुट फंक्शन मैंने गेट सीज का यूज़ किया। अब मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, तो देखिएगा आप यहाँ पर कि कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर अचीव हो रहा है। अपन ने m1 फंक्शन के यहाँ पर ओवरलोड किया, यहाँ पर एक बनाया अपन ने 9 पैरामीटराइज, दूसरा बनाया अपन ने 1 पैरामीटराइज और सेकंड बनाया अपन ने यहाँ पर 2 पैरामीटराइज। फिर अपन ने मेन फंक्शन बनाया। अब देखो मैं मेन फंक्शन के अंदर क्या करूँ, m1 को कॉल कर रहा हूँ। अब इस प्रोग्राम में m1 कितनी जगह पर डिफाइंड है आपका, 3 जगह है ना, 3 टाइम्स आपने इसको डिफाइन किया यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर कॉल कितने टाइम्स कर रहे हो, 1 टाइम। अब हमारा कंपाइलर यहाँ पर सिलेक्ट करेगा कंपाइल टाइम पर ही कि कौन सा फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाला है, या किस फंक्शन को अपन यहाँ पर कॉल किया, किसको अपन ने यहाँ पर एक्सेस किया है। तो आपने कौन से फंक्शन को किया, m1, लेकिन आपने इससे कोई पैरामीटर पास किया नहीं किए, तो कौन सा फंक्शन आपके यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, m1 मतलब 9 पैरामीटर np। आउटपुट क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, np मिलेगा। अब देखिए आप यहाँ पर अपन इसको कमेंट्स करते हैं, इसको मैंने कमेंट्स किया, फिर मैंने यहाँ पर कॉल किया m1 और इससे पास कर दिया मैंने 12,23। अब कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा हमारा, ये वाला कॉल होगा 2 पैरामीटराइज। कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है हमारे यहाँ पर, 2 पैरामीटराइज। क्लियर हो आपको यहाँ पर। इसी टाइप से अपन ने इसको कमेंट्स किया और एक ही पैरामीटर पास कर दिया अपन यहाँ पर, तो मैंने एक पैरामीटर पास किया m1 12। कौन सा वाला कॉल होगा हमारे यहाँ पर, 1 पैरामीटराइज फंक्शन कॉल होगा। क्लियर आपको यहाँ पर। चलो ठीक है, अब अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये तो देखा अपन ने किसके, देखो अभी आपको मैंने बताया फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट, मतलब डिफाइंड अ फंक्शन विथ सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स विद इन अ प्रोग्राम। मतलब एक ही प्रोग्राम के अंदर हमें एक से ज़्यादा फंक्शन को डिफाइन करना है। सर्च करेंगे, नाम एक रहेगा, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट करेंगे, टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट रहेंगे और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर हमारे यहाँ पर डिफरेंट रहेंगे। लेकिन अपन ने जो प्रोग्राम बनाया किसको लेकर बनाया, यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो देखो m1 फंक्शन हमारे एक ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पर एवरी फंक्शन के अंदर डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट नंबर है। पहला 0 पैरामीटराइज, सेकेंड हमारा 1 पैरामीटराइज और थर्ड है हमारे यहाँ पर 2 पैरामीटराइज। क्लियर है यहाँ पर। अब अपन इसका सेकंड पैटर्न देखेंगे। यहाँ पर अपन देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो सेम रहेंगे, लेकिन टाइप ऑफ पैरामीटर्स क्या रहेंगे हमारे यहाँ पर, डिफरेंट रहेंगे। फिर से सुनिएगा आप, यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या रहेंगे आपके यहाँ पर सेम टू सेम रहेंगे, लेकिन टाइप ऑफ पैरामीटर्स क्या रहेंगे यहाँ पर, डिफरेंट टाइप के रहेंगे। तो देखिए वो कैसे, जैसे अपन ने लेके यहाँ पर क्या है, तो ये कितने पैरामीटर फंक्शन है हमारा, 1 पैरामीटराइज, लेकिन किस टाइप के पैरामीटर पास करेंगे आप इसमें, कैर। तो अपन यहाँ पर कैर प्रिंट करा दी। ये इंट सिंगल पैरामीटराइज है ये भी, लेकिन इसमें किस टाइप का पैरामीटर है, इंटीजर टाइप का। फिर अपन ने एक और बनाई यहाँ पर m1 फंक्शन, और इसे पैरामीटर क्या दिया अपन ने, फ्लोट टाइप का पैरामीटर। तो यहाँ पर लिखा अपन ने फ्लोट। तो देखो आपने यहाँ पर m1 फंक्शन को आपने यहाँ पर मोर देन 1 टाइम्स डिफाइन किया है।
देखो नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या है यहाँ पर सेम टू सेम है, लेकिन टाइप ऑफ पैरामीटर्स क्या है, एवरी M1 फंक्शन के यहाँ पर डिफरेंट टाइप का है। अब कंपाइलर किसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा कौन सा फंक्शन आपके यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, या आपने किस फंक्शन के यहाँ पर कॉल किया है, अकॉर्डिंग टू गिवन पैरामीटर्स। तो बताइए आप यहाँ पर, जैसे मैंने M1 फंक्शन को कॉल किया और इससे पास किया मैंने यहाँ पर 65, तो 65 क्या है हमारे यहाँ पर एक इंटीजर नंबर है, तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए यहाँ पर, ये इंट M1 कॉल होना चाहिए। तो देखिए आउटपुट क्या होता है, उसने इंट M1। अब यहाँ से पास करेंगे अपन, चलो मैं कैर पास करता हूँ। अब कौन सा कॉल होना चाहिए यहाँ पर, कैर वाला M1 फंक्शन। क्लियर इतना। अब यहाँ से पास करेंगे अपन M1 फ्लोट टाइप का वैल्यू पास करके, देखिए कौन सा वाला कॉल हो रहा है। अब यहाँ पर क्या आ रही है, हमारी एम्बिग्यूटी एरर आ रही है। क्या आ रही है आपकी यहाँ पर, एम्बिग्यूटी एरर आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि फ्लोट को जो डबल वैल्यू है ना वो आपकी यहाँ भी पास हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। तो ये अपन बाद में देखेंगे यहाँ पर एम्बिग्यूटी वगैरह, लेकिन पहले से इस एरर को सॉल्व करें। क्योंकि अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, फ्लोट लिखा है, तो हमें किस टाइप का पैरामीटर पास करना है, यहाँ से फ्लोट टाइप का ही पैरामीटर पास करना है। अगर किसी भी फ्लोटिंग नंबर को फ्लोट में रिप्रेजेंट करना है तो अपन उसको किससे सफिक्स करते हैं, एफ से सफिक्स करते हैं। अगर आप बाई डिफॉल्ट 2.3 लिखोगे तो आपका सी का कंपाइलर क्या कंसीडर करेगा इस नंबर को, वो कंसीडर करेगा इसको एज ए डबल नंबर, और डबल टाइप का यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन पैरामीटर किस टाइप का डिफाइन करके रखा अपन ने यहाँ पर, फ्लोट टाइप का। तो हमें क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ से फ्लोट टाइप का ही पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो देखिए आप यहाँ पर फ्लोट टाइप का पैरामीटर पास किया, देखिए आउटपुट क्या है हमारे यहाँ पर, फ्लोट आया है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कौन कौन से पैटर्न देख ले इसके, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है ना, पहला अपन ने देखा था। सेकंड क्या देखा आपने यहाँ पर, नंबर ऑफ पैरामीटर तो सेम है बट टाइप ऑफ पैरामीटर्स आर डिफरेंट, मतलब एवरी M1 फंक्शन के टाइप ऑफ पैरामीटर्स के यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हैं। अब अपन देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के क्या देखेंगे अपन यहाँ पर, ऑर्डर। तो देखिए आप यहाँ पर, जैसे अपन ने यहाँ पर लिया फ्लोट y और यहाँ पर x कॉमा इंटीजर का क्या लिया अपन ने यहाँ पर, ये y, इसको हटा देते हैं अपन यहाँ से। अब इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या है यहाँ पर, सेम टू सेम है, क्योंकि दोनों ही 2 पैरामीटराइज फंक्शन है। तो कौन कौन से यहाँ पर, इंट फ्लोट, और ये कौन सा है, फ्लोट इंट। तो देखो आप यहाँ पर फंक्शन का नाम सेम है दोनों का, नंबर ऑफ पैरामीटर्स दोनों ही 2 पैरामीटराइज फंक्शन है, टाइप ऑफ पैरामीटर्स दोनों में सेम टू सेम है, बट क्या यहाँ पर ऑर्डर डिफरेंट टाइप का है। ऑर्डर कैसा डिफरेंट हो रहा है, पहला इंट फ्लोट है और सेकंड वाला फ्लोट इंट है। तो चलो इनको कॉल करके देखते हैं कि कौन सा फंक्शन यहाँ पर कॉल होता है। अपन ने यहाँ से पास किया M1, इसमें दिया कि 2.5 सॉरी 1.2 और यहाँ पर दिया अपन ने 12। तो कौन सा वाला कॉल होगा हमारे यहाँ पर, फ्लोट इंट, क्योंकि पहला पैरामीटर क्या पास किया आपने, फ्लोट, सेकंड क्या पास किया आपने, इंट। तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा आपके यहाँ पर, फ्लोट इंट। तो ये रहा फ्लोट इंट। तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, फ्लोट इंट। तो देखिए अपन यहाँ पर ये M1 इससे पास किया अपन 23,5.6 f। कौन सा वाला कॉल होगा अभी यहाँ पर कॉल होगा आपका इंट फ्लोट, मतलब ये रहा इंट फ्लोट। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। तो अपन ने देखा यहाँ पर डिफाइंड अ फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स एंड डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। ये किसको अपन ने देखा था यहाँ पर, ओवरलोड करके फंक्शन को। अपन देखेंगे यहाँ पर मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग। तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ एक क्लास, एक क्लास बना दी अपने, क्लास का नेम दिया मैंने यहाँ पर डेमो1। इस क्लास के अंदर मैंने डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स को देख रहा हूँ, बाकी ये सारी चीज़ सेम टू सेम है, वो आप लोग कर लीजिएगा। तो बाय डिफॉल्ट क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, प्राइवेट होता है। तो मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, पब्लिक बना दिया।
अब देखो, जो मैंने आपको बताया था ना कि जो मेंबर फंक्शन होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, लेकिन जो क्लास के नॉन मेंबर फंक्शंस हैं, सॉरी मेंबर फंक्शंस को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉन मेंबर फंक्शन उनको क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। देखो कैसे, जिसमें लिखा कि void m1, दोनों के लिए मैंने सेम टू सेम बना दी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर लिखा मैंने सी आउट हेलो, एक ऐसा फंक्शन है हमारे यहाँ पर, ये नॉर्मल फंक्शन है, नॉन मेंबर फंक्शन है। अब इस फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है तो मुझे विदाउट एनी रेफरेंस मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। तो इसको कैसे कॉल करो, विदाउट एनी रेफरेंस। अगर मुझे क्लास के मेंबर फंक्शंस को कॉल करना है, जैसे मैंने दिया 12 और 3.5f, तो अब मैं इस m1 फंक्शन को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, एरर एक्स्ट्रा पैरामीटर इन कॉल टू m1, मतलब आपने m1 में क्या किया, एक्स्ट्रा पैरामीटर पास किए, और इस प्रोग्राम में m1 और 2 पैरामीटर फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन कौन सा 2 पैरामीटर फंक्शन अवेलेबल है m1 यहाँ पर, मेंबर फंक्शन। अब मुझे अगर इन मेंबर फंक्शंस को कॉल करना है तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया OA न्यू डेमो1, तो मैंने यहाँ पर डेमो1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से क्या करूँगा, मैं इस m1 फंक्शन को कॉल करूँगा। तो मैंने इसको कॉल किया, कोई एरर है नहीं। अब ये कौन सा वाला मेंबर फंक्शन कॉल होगा, आपका पैरामीटर, अकॉर्डिंग टू गिवन पैरामीटर्स। पैरामीटर क्या पास किया आपने यहाँ पे, 12,35f, मतलब इंट और फ्लोट पास किए हैं। तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा आपके यहाँ पर, फ्लोट इंट वाला फंक्शन, सॉरी इंट फ्लोट वाला फंक्शन कॉल होगा। अगर OA टेंस टू m1 और यहाँ पर पास किया मैंने 1.2f, 45, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा अब आपके यहाँ पर, यहाँ से कॉल होगा आपका फ्लोट इंट, मतलब ये वाला फंक्शन। तो अपन ने यहाँ पर ओवरलोड करके देखा किसको, मेंबर फंक्शन को, हाउ टू ओवरलोड मेंबर फंक्शन, क्लियर यहाँ पर। अब अपन देखेंगे यहाँ पर, जैसे आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टर और मेंबर फंक्शंस या फंक्शंस आपने पढ़े होंगे। कंस्ट्रक्टर और मेंबर फंक्शन में क्या डिफरेंस रहता है ये आपने पढ़ा ही होगा। बस फर्क कितना रहता है कि कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है और मेंबर फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है। तो ये टास्क मैं आपको देता हूं कि जिस तरीके से अपन ने यहाँ पर मेंबर फंक्शन को ओवरलोड किया ना, वैसे आप ओवरलोड करके देखना किसको, कंस्ट्रक्टर को। क्लियर है आपको यहाँ पर, बस थोड़ा सा चेंजेस है वो आपको मालूम ही है, बस आप लोग करके देखिएगा इतना। तो अपने देखें यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। अब इसके बाद में आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के प्रोग्राम में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए अपन इतना ही छोड़ते हैं। ओके, थैंक यू। जितना भी मैंने आपको बताया ना, ये प्रोग्राम आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा। कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करके देखना, मेंबर फंक्शन को ओवरलोड करके देखना और फंक्शन को ओवरलोड करके देखना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू ओवरलोड ऑपरेटर्स। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।